और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का पहला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, सबका जवाब सही है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल? आंसर करो। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोकेटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? गुड, इलेक्ट्रोफाइल। गगन पराशर, डाउट की जगह अपना डाउट लिखें, लाइन लिखें जिस चीज में डाउट है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। CH3 प्लस जैसा हम एग्जाम्पल अगर लें तो इसमें प्लस चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, 15th में किसी को डाउट आ रहा है, 15th में बेटा आप एक काम करें, जिससे भी अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में अगर डाउट रह गया है तो हमने जो कॉपी में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरीज बनाई हैं, लिखी हैं, एक बार उसे रिवाइज करके करें। एक बार वो रिवाइज करेंगे तो आंसर सारे आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पर डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, बहुत सही, सबका आंसर सही है। तो कार्बोकेटायन की डेफिनेशन की बात करते हैं। आंसर सही है सबका, आंसर सबका सही है। ध्यान से सुनिए, कार्बोकेटायन जो है इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? कार्बन तो होगा ही होगा, उसमें पक्का कार्बन होगा, उसी से कार्बो आया है। कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन इंटरमीडिएट हैविंग, बोलो भाई कैसा चार्ज? हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, मजेदार सेगमेंट है, मजेदार सेगमेंट है। कार्बोकेटायन से मिलते जुलते दो और टर्म होते हैं। आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे होंगे, वहां पर आप देखेंगे कि दो और इससे मिलते जुलते टर्म्स आपको मिलेंगे। हमें उन टर्म्स का क्या मतलब समझना है, उन्हें क्या मानना है, ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो सारे लोग ध्यान से बोर्ड पर देखें, सारे लोग ध्यान से देखें मेरे भाई। कई बुक्स में कैटेगरी लिखी होती है कार्बोनियम आयन। क्या होता है ये? कार्बोनियम आयन। और एक कैटेगरी होती है दोस्त कार्बीनियम आयन। एक कैटेगरी है कार्बोनियम आयन और एक कैटेगरी है कार्बीनियम आयन। गुड, कार्बोनियम एंड कार्बीनियम। कार्बेनियम नहीं है मुकेश, एक है कार्बोनियम और एक है कार्बीनियम आयन। ये कार्बोकेटायंस की दो टाइप होती हैं। क्लियर? पहले हमने समझेंगे कि ये हैं क्या, फिर हम देखेंगे IIT के लिए हमें क्या समझना है और क्या करना है। ठीक है, आइए हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपको कार्बीनियम आयन की शुरुआत बताता हूं। दरअसल कार्बीनियम आयन जो है ये एक और इंटरमीडिएट की हमें याद दिलाता है। शुरुआत में देखिए लिखा कार्बीन। क्या लिखा है? कार्बीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे चलकर आप पढ़ेंगे कार्बीन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जो किसी रिएक्शन के दौरान बीच में बनेगा। ठीक है, ये है कार्बीन। याद रखें, कार्बीन में कार्बन केवल दो ही बॉन्ड बनाता है। कार्बीन में कार्बन केवल दो ही बॉन्ड बनाता है और बाकी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड, संजय ने पढ़ा है, संजय बोल रहे हैं पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। कार्बीन में केवल दो ही बॉन्ड पेयर होता है, बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ये है कार्बीन। इससे मुलाकात करिए सारे लोग, ये है कार्बीन। सही है या नहीं? ओके, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। ये कार्बीन है। इस कार्बीन की मुलाकात हो गई प्रोटॉन से, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो कार्बीन की मुलाकात हो गई H+ से। तो बताइए H+ ने इसे देखा, H+ बताओ, H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो H+ कार्बीन के लोन पेयर को निहार रहा होगा या नहीं? H+ कार्बीन के लोन पेयर को देख रहा होगा और H+ उसे बोल देगा गिव मी लोन पेयर। क्या बोल देगा? गिव मी लोन पेयर, आई मीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बताइए अगर CH2 इसे इलेक्ट्रॉन देता है तो भाई पहले वो CH2 हुआ करता था, हाँ, और आजकल क्या हो जाएगा? CH3।
वेरी गुड। अच्छा बताइए, अगर कार्बन उसकी मदद करेगा, अगर कार्बन उसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी या नहीं होगी? बोलिए जरा। संजय बिल्कुल, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, सिंगलेट हो या ट्रिपलेट हो, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो पेयर अनपेयर्ड वो अलग बात है, उस पर हम बात करेंगे जब हम कार्बीन पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। H प्लस से इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाएगा? CH3+। क्या मिल गया? CH3+। और मेरे भाई ये कार्बीन से बना है, ये कार्बीन से बना है, इसलिए हम इसे क्या कह के पुकारेंगे? कार्बोनियम आयन। क्या कह के पुकारेंगे? कार्बोनियम आयन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने कार्बोनियम आयन से हाय हेलो कर लिया है, इंटरेक्शन कर लिया है, और अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, दैट इज कार्बोनियम आयन। आइए, कार्बोनियम आयन को समझने से पहले हम कुछ सिंपल चीजों पर बात करते हैं। आप मुझे सारे लोग किसी ऐसी चीज का नाम बताएं, किसी ऐसे आयन का नाम बताएं जिसके नाम में ओनियम आता हो, आखिरी में ओनियम। जैसे यहां है कार्बोनियम आयन, वैसे आप नाम कुछ बताइए कार्बोनियम आयन के अलावा किसी चीज का नाम बताइए जो आपको आता हो, आपको पता हो, आपने कभी सुना हो, जिसके नाम में आता हो ओनियम आयन। आई एम वेटिंग। वेरी गुड। अर्जुन ने कहा नाइट्रोनियम, हाइड्रोनियम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अमोनियम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अमोनियम, हाइड्रोनियम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। अब आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि जब आप अमोनियम बोलते हैं, जब आप अमोनियम बोलते हैं तो वो क्या होता है? NH4+। क्या होता है? NH4+। ऐसे हाइड्रोनियम बोलते हैं तो क्या होता है? H3O+। यार यहां से कुछ समझो। ओनियम, ओनियम वर्ड जब किसी में आता है, ओनियम जब किसी में आता है, सल्फ, ठीक है, सारी चीजें, जब ओनियम किसी में आता है तो देखते हैं जो एटम है, जो एटम, वो एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है, वो अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है। नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है, यहां 4 बना रहा है। यहां आता है हाइड्रोनियम में ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, नॉर्मली कितनी बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। नॉर्मली कितनी बनाता है? 2। यहां कितनी बना रहा है? 3। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यानी कि ओनियम अगर किसी के नाम में आता है तो वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है, सही है या नहीं? तो अब आप मुझे बताओ, इस हिसाब से कार्बोनियम आयन क्या लग रहा है आपको? कार्बन नॉर्मली कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन नॉर्मली कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। तो अब बताइए कार्बोनियम में कितनी बना रहा होगा? 4 से ज्यादा। कार्बोनियम में कितनी बना रहा होगा बताइए जरा, ऑब्वियस सी बात है, 4 से ज्यादा, हाँ या ना? ओके, हनी जैन बिल्कुल सही। CH5+, हाँ बिल्कुल सही है। 5 बॉन्ड का ये इशारा कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, CH4, गुड। आपको याद होगा तो GOC में ये हल्की सी रिएक्शन मैंने आपको कराई थी। अगर मैं मीथेन पर H+ डाल दूं, मीथेन पे अगर मैं H+ डाल दूं, मेरे भाई समझने वाली बात होगी, यूजुअली H+ जो है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन आप कहोगे मीथेन में कोई लोन पेयर तो है नहीं, आई एग्री। अब मीथेन में है तो वो 4 बॉन्ड हैं, उन 4 बॉन्ड के बॉन्ड पेयर हैं, तो H+ क्या करेगा? अगर इसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो वो उस बॉन्ड पेयर को ही ले सकता है और किसी को नहीं ले सकता। अब आप कहोगे सर ऐसा मत करो, H+ ऐसे थोड़े अटैक करता है, इसका आंसर तो नो रिएक्शन है। मेरे भाई याद रखना, नॉर्मली जो आयंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर होते हैं, लेकिन अगर हमने H+ पोलर सॉल्वेंट में नहीं बनाया है, गैसियस फेज में लिया है, तो मेरे भाई आपको बनती हुई चीज जो दिखती है वो है CH5+। क्या दिखता है? CH5+। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। अभी 2 मिनट सुने, आपको पूरा समझ में आएगा। ये मीथेन था और यहां देखें कार्बन 5 एटम से सराउंडेड है, ये है आपका कार्बोनियम आयन। मुझे चलो जल्दी से बता दो सारे लोग, मीथेन में कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, यहां है कंप्लीट ऑक्टेट, यहां भी है कंप्लीट ऑक्टेट, समझना आप इस बात को। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 8।
H+ ने क्या किया होगा, शेयर, अगर H+ शेयर कर रहा है तो कार्बन के पास तो अभी भी 8 हैं। तो समझिए इस चीज को, यहां पर क्या बात है, ये कार्बन जो है ये क्या है, पेंटावैलेंट। क्या है ये, पेंटावैलेंट। ऑक्टेट की बात करें तो क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। और अब आप ये जरूर जानना चाहोगे कि सर CH5+ दिखता कैसा है, आप ये जरूर जानना चाहेंगे CH5+ दिखता कैसा है। तो मैं यहां पर आपको इसकी ज्योमेट्री बना के दिखा रहा हूं। ज्योमेट्री, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सारे लोग ध्यान से देखें। गुड आशीष, बिल्कुल सही। आपने इनऑर्गेनिक में शायद बनाना बॉन्डिंग पढ़ी होगी, जिसमें आपने देखा होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होती हैं। देखिए इसके पास तो 4 ही बॉन्ड पेयर है। एक हाइड्रोजन जो बाहर से आया है वो इसके एक बॉन्ड पेयर को शेयर कर लेगा, एक बॉन्ड पेयर को शेयर कर लेगा। तो मेरे भाई ये जो बॉन्ड होगी, ये बॉन्ड होगी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड क्या होगी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन वही एक बॉन्ड पेयर के यहां पर जुड़े होंगे। ये देख लें आप, ये इसकी ज्योमेट्री है CH5+ की। चलो एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे। मुझे इसके कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो, मुझे इसके कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो। मुझे CH5+ के कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। हाँ बेटा अवनीश, मैं भी यही पूछ रहा हूं, पहले आप जवाब करें फिर मैं बता दूंगा। CH5+ के कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन, प्रियंका पुष्कर, इन्होंने बोला sp3d, sp3d, sp3d। ओके, स्नेहाशीष घोष sp2 कह रहे हैं, बाकी लोग sp3 बोल रहे हैं। अंश चौधरी sp3d, ओके, sp2 3 आंसर आ रहे हैं। एक भाई को ये शिबू बोल रहा है sp3d2। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं, हाँ राज खोलता हूं। भाई साहब आपने अगर बोला sp3d तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, ये कार्बन है और कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। हाँ महापुरुषों, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। डी वाले सारे अपने आंसर करेक्ट करें, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। सही है, तो ये sp3d नहीं है। आपको कुछ भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल दिखता है आप sp3d चिल्लाने लगते हैं, गलत जवाब। ये सिंपल sp2 बोलना पड़ेगा हमें। बीच में p ऑर्बिटल है, बीच में p ऑर्बिटल है, सही है, बीच में p ऑर्बिटल है और 3 बॉन्ड्स प्लेनर हैं। राइट आंसर इज sp2। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर sp2 है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे लोग अपने आंसर को करेक्ट करें। हाँ बिल्कुल सही आशीष, बीच में प्योर p है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ज्योमेट्री आपके सामने, ज्योमेट्री लिख सकते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ओके। अच्छा अब आप मुझे बताइए, ये तो मैंने बात कर ली CH5+ की। अब इसके नीचे एक पॉइंट आपको और लिखना है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लिख लें, नॉट इन IIT, नॉट इन IIT, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। भाई ये भी तो पता होना चाहिए क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो चीज आपने पढ़ी अभी, कार्बोनियम आयन, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है उसे पढ़ेंगे, दैट इज कार्बोनियम आयन। हाँ बिल्कुल सही है, ओके। हाँ ठीक है, नो इश्यू। ये बट ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। एकांश आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। विश्वनाथ पूछ रहे हैं व्हाई नॉट इन सिलेबस। बेटा ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है और IIT में उसका एक पार्ट ही है, तो अगर पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है तो उसके लिए हमें पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के लिए तो आप ट्राई कर ही रहे। आइए अब हम पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, चलो मुझे बताओ, ये पेंटावैलेंट था, ये क्या है, कितनी बॉन्ड बना रहा है ये कार्बोनियम आयन, कितनी बॉन्ड बना रहा है? आंसर करें सारे लोग, ये कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये 5 बना रहा था, ये पेंटावैलेंट है। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन कितनी बॉन्ड बना रहा है? ट्राइवैलेंट, वेरी गुड।
3 बॉन्ड बना रहा है, ट्राइवैलेंट इन नेचर। अच्छा, CH2 के पास अगर आपको याद हो, कार्बीन के पास आपको अगर याद हो केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे और H+ खाली था, H+ खाली था, बिल्कुल सही जवाब, H+ खाली था। तो यहां 6 थे तो बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वेदांश ने बिल्कुल सही बोला, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा बताओ, ये हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, हाईली स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? बोल दो, हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल, वेरी गुड। अभिषेक जोशी जी बोल रहे हैं हाईली अनस्टेबल। मेरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 की चाहत है, 2 और ढूंढेगा कि कहीं से 2 और मिल जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाईली अनस्टेबल। मुझे बता दो तो फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी या लो होगी? रिएक्टिविटी पे आंसर करें, रिएक्टिविटी हाई या लो? रिएक्टिव होगा, ओके। रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अब हम, बताइए। हाईली रिएक्टिव, वेरी गुड, हाईली रिएक्टिव होगा। हम सबको पता है, शुरुआत यहीं से की थी, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। गुड, वेरी हाई, बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, आपको एक चीज बतानी है, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे। हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। आप ये बताइए, ये लुईस एसिड होगा या लुईस बेस? ये देखें, ये जीओसी में हमने पढ़ा था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सही जवाब देंगे। ये लुईस एसिड है या लुईस बेस? जवाब दो। हाँ, वेदांश ने आंसर किया है कि ये लुईस एसिड है। सबका आंसर आ गया, अजिंक्य, अथर्व, स्नेहा, सबका आंसर आ गया। लुईस एसिड, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये लुईस एसिड है, ठीक है, बहुत अच्छे, लुईस एसिड है। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट और लिखूंगा, इसके इसी के बारे में चल रहा है अभी। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री बताओ क्या है? ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, sp2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्लेनर है, प्लेनर। अच्छा, आइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं, इसका बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल बताओ, इसमें इसका बीपी चेक करके बताओ, यूपी चेक करके बताओ, एलपी चेक करके बताओ, एमएम चेक करके बताओ, एसएम चेक करके बताओ। हाँ, बॉन्ड एंगल 120, बिल्कुल सही, बॉन्ड एंगल 120। मुझे बताइए बीपी, इसका बीपी क्या है? बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हाँ, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर, ओके। यादव जी ने पूरा कोड वर्ड दे दिया, पिन कोड दे दिया है, लेकिन सही दिया है। बॉन्ड पेयर 3, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, खटाखट आंसर आ रहा है, एक के बाद दूसरा आंसर दे रहे हैं, सबका सही आंसर है, मैं देख पा रहा हूं सबका आंसर सही है। तो बीपी चेक करने के बाद अपन किधर चलेंगे? यूपी, यूपी बताओ, यूपी, यूपी बोले तो अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का आंसर चाहिए अपने को। अभी सारे आंसर यूपी के होने चाहिए, यूपी के लिए आंसर करें, बिल्कुल सही जवाब। यूपी का आंसर जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। एलपी, एलपी की बारी आ गई, एलपी है लोन पेयर, लोन पेयर, हाँ बिल्कुल सही, लोन पेयर भी 0 है, इसमें लोन पेयर कहां होता है? नहीं होता लोन पेयर। गुड 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 गुड,
सबका जवाब बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टिंग फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, आंसर करो मैग्नेटिक मूवमेंट का आंसर। मैग्नेटिक मूवमेंट जानते हैं सारे लोग? मैग्नेटिक मूवमेंट जानते हैं? इसका फॉर्मूला होता है n+2 रूट ऑफ n+2। और n क्या होता है पता है आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट mm है, मैग्नेटिक मूवमेंट स्क्वायर रूट ऑफ n+2 और n होता है यूपी। n है यूपी और n है यूपी मतलब 0, तो ये भी हो गया 0। हाँ गुड। sm बताइए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने। अब सारे लोग sm लिख कर आंसर करिएगा। sm उसके आगे लिखिएगा जो भी है। sm जो है वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपने पढ़ा होगा आईओसी में। मैं बता देता हूं ये क्या है। अगर आपके इंटरमीडिएट में एक अनपेयर्ड है तो फॉर्मूला है इसका 2 mod s + 1, उसमें s स्पिन होता है। तो एक अनपेयर्ड है तो प्लस या माइनस हाफ आप लेंगे, मॉड लगा हुआ है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। 2 अनपेयर्ड हैं तो हाफ प्लस हाफ मींस s आपका 1 हो जाएगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड नहीं है तो s 0 हो जाएगा। जैसा यहां पे अनपेयर्ड नहीं है तो सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है। हाँ 1 आंसर है, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही आया। 1, 0 नहीं आएगा बेटा, s 0 आएगा। s तो 2 ऑफ mod s 0 हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। अच्छा अब देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 आती है तो इंटरमीडिएट सिंगलेट होता है, 2 आती है तो इंटरमीडिएट डबलेट होता है, 3 आती है तो ट्रिपलेट होता है। समझ रहे हैं या नहीं? तो मुझे बता दो आपका कार्बोकेटायन क्या है, सिंगलेट या डबलेट या ट्रिपलेट? कार्बोकेटायन क्या निकल के आया सामने? बोल दो भाई, कार्बोकेटायन क्या निकल के आया सामने? सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। बहुत सुंदर, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट, बहुत अच्छे। अच्छा एक और आंसर करिए, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? आंसर करें, क्या होगा ये? पैरा या डायमैग्नेटिक? कहां से देखेंगे हम? मैग्नेटिक मूवमेंट से। हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड से देख लें, अनपेयर्ड से देख लें बेटा। पैरामैग्नेटिक अगर कोई लिख रहा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बताइएगा ये सही है या नहीं। कार्बोकेटायन के लिए हैविंग वो, हाँ ठीक है, नो अनपेयर्ड, ठीक है। कार्बोकेटायन के लिए एक बात है, हैविंग वो मतलब VO, सही है, वेरी गुड। VO का मतलब जानते हो? पिछला कह रहा अपने को तो समझ में नहीं आया, हैविंग वो का मतलब क्या है? एक्सप्लेन कोई बात। वेरी गुड वेरी गुड, वेदांत सिंह ने बोला है वो का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ सुधांशु पूछ रहे हैं वो कौन है? वो है वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ ऑर्गेनिक के बाहर ना सोचें, वो मींस वैकेंट ऑर्बिटल। आइए तो भाई साहब वैकेंट ऑर्बिटल है और आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इससे रिएक्शन कौन करने आएगा? इससे रिएक्शन करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन करने कौन आएगा? रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल। बहुत सुंदर, रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छे। रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल। और अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच इट फ्रॉम बोथ साइड्स। ये समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार हम यूज करेंगे। इसका मतलब समझना, बहुत जनरल चीज है। कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वली। हाँ, इस पर आते हैं, बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सारे लोग देखें मेरे भाई, ये है कार्बोकेटायन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा है। हम सबको पता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। यहाँ डी है, यहाँ टी है, और आपको पता है ये प्लेनर है, ये इसकी ज्योमेट्री है या नहीं? बिल्कुल सही आशीष, ड्यू टू इट्स प्लेनारिटी। और मेरे भाई ये एक न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं हम, ये न्यूक्लियोफाइल हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए I-, ये हम आपके लिए लेकर आए I-, ठीक है, ये I- है या नहीं? हाँ, चलिए अब बताइए, ये I- इस पर टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और इस चीज के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है, टॉप से अटैक करे या बॉटम से अटैक करे, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। आपने देखा ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये कार्बन CH3, इधर आपका है ट्राइटियम, इधर है ड्यूटेरियम, प्लेनर है पूरा। कोई चीज ऊपर से आएगी, ये तीनों चीजें नीचे की तरफ झुक जाएंगी। तो आइए देखें क्या बनेगा। ये है आयोडीन, क्लियर, यहां है आपका CH3, यहां है आपका D, और ये है आपका T। मेरे भाई ये तो प्रोडक्ट है जब टॉप अटैक हुआ, ठीक है। अब अगर यही आई नीचे भी अटैक करे, इक्वल प्रोबेबिलिटी है भाई, ऊपर प्लेनर है ना, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब अगर ये नीचे से अटैक करता आई, तो आई नीचे, सारी चीजों को ऊपर होना पड़ता क्योंकि वो नीचे से अटैक कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है सार्थक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इन्होंने लिखा है कि रेशमिक मिक्सचर बनेगा क्या? इनका जो जवाब है वो लाजवाब है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये देख लीजिए। इसीलिए आगे जब पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और अगर ऐसा केस होगा तो आप देखें ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनेंसियोमर्स हैं, डिफरेंट भी हैं, मिरर इमेज हैं और डिफरेंट हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 काउंट होंगे जब भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। प्रगुन पांडे रेशमाइजेशन में भी ऐसे ही पढ़ा था, बिल्कुल सही है। तो ये एक बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा कहां कहां होगा? पूरी ऑर्गेनिक में जहां भी प्लेनर चीज पे अटैक होगा, प्लेनर चीज पर अटैक होगा, वहां पर अटैक क्या फिक्स है? जहां भी प्लेनर चीज पे अटैक होगा क्या फिक्स है? अटैक टॉप और बॉटम से होगा, दोनों साइड से होगा। सही है या नहीं? मोस्ट ऑफ द केसेस, यूजुअली जितने भी केस हम पढ़ेंगे अक्सर उसमें देखेंगे टॉप बॉटम से इक्वल प्रोबेबिलिटी में अटैक होगा। तो देखिए, 2 चीजें 2 डिफरेंट बनेंगी या नहीं बनेंगी ये एक अलग मुद्दा है, 2 डिफरेंट बनेंगी या नहीं बनेंगी एक अलग मुद्दा है, बट ये फिक्स है कि अटैक टॉप और बॉटम से होगा। प्लेनर चीजें होंगी, प्लेनर में कैटायन होगा, एल्कीन होगा, फ्री रेडिकल होगा, यही मिलेगा आपको 3 चीजें। तीनों की ज्योमेट्री चेक करें, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं हम, टॉप एंड बॉटम अटैक। सही है या नहीं? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी का लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं ताकि ये सेगमेंट जो है कंप्लीट हो जाए। और आपने 11th में पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपने 11th में पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑर्डर कैटायंस का, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बहुत डिटेल में हमने पढ़ी है। यहां मैं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा और उसमें कुछ कैटायंस ऐसे डालूंगा जो बहुत स्टेबल होते हैं, और उन्हें डेटा के बिहाफ पर मैं उन्हें एक प्लेस दूंगा। लाइक स्टार्टिंग विद, ये आप लोगों ने याद हो तो सिग्मा रेजोनेंस में पढ़ा था, सिग्मा रेजोनेंस में पढ़ा था, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल था। हाँ तनुप्रीत, ये ऑप्टिकल शो कर रहा है बेटा, बिल्कुल सही है, ये ऑप्टिकल शो कर रहा है। ओके, फिर ये ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन है, ये एरोमेटिक हुआ करता था, क्लियर। मैंने आपको बोला बहुत सारे कैटायंस को, हाँ मोसीस बेटा, डांसिंग रेजोनेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, इसे सिग्मा रेजोनेंस बोले। पृथ्वी, इसे सिग्मा रेजोनेंस बोले। सिग्मा रेजोनेंस ऑथेंटिक टर्म है, डांसिंग रेजोनेंस थोड़ा मस्ती वाला टर्म है,
बट ये टेक्निकल टर्म नहीं होता। ओके, सो ये आ गया ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम के बाद आ गया PH3C+, आपको पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। फिर है PH2CH+, क्लियर। PH2CH+, उसके बाद आएगा PHCHR+, PHCHR+। ये पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको 99% आपने 11th में किया हुआ है, वही मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये होगा आपका CH3 CH3 3 डिग्री के टाइन से अच्छा होगा। PHCH2+, ओके। इसके बाद अगर हम आपको लेकर चलें तो होगा CH2+, CH2, क्लियर। एलाइल कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है ये काफ़ी क्लोज होते हैं। इसके बाद है आपका 1 डिग्री केटाइन CH3+ केटाइन, और आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर केटाइन सबसे खराब केटाइन माने जाते हैं। और लास्ट में मैंने रखा ट्रिपल बॉन्ड। ये अगर आपको केटाइन स्टेबिलिटी पर थोड़ा और फोकस करना है तो GOC में इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपका अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने बस रिकॉल किया है कि हम ये केटाइन में ये यूज होगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। विश्वनाथ कह रहे हैं बेंजाइल मस्ट बी मोर स्टेबल देन टर्सरी बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस एंड 3 देयर ओनली हाइपर कंजुगेशन। बेटा इस बारे में मैंने GOC में बहुत डिस्कस किया हुआ है और JEE ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इन दैट क्वेश्चन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रेटर देन बेंजाइल का आंसर भी दिया है IIT ने सही। इसका रीजन मैं आप ग्रुप पर पूछिए कि क्यों है टर्सरी ज्यादा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सिंस 11th में हो चुका है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप ग्रुप पर पूछिएगा, जो डाउट ग्रुप है वहां पर मैं इसका आंसर करूंगा। ओके, सो रिवाइज करें क्योंकि अगली क्लास में हम चालू करने वाले हैं बेहतरीन चीजें, इसके आगे का सेगमेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।